भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी और भारत की आत्मा कहलाने वाली इस नदी का उद्गम होता है ग्लेशियर के इस मुहाने से। हिमालय के दुर्गम क्षेत्र और काफ़ी ऊंचाई पर मौजूद यह लगभग 30 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा ग्लेशियर ही वह स्रोत है जो जन्म देता है भारत की सबसे पवित्र माने जाने वाली नदी का। स्पॉटलाइट के आज तक की यात्रा के सबसे बड़े एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे उस स्थान पर जहां होता है उद्गम इस महान नदी का, पर वहां पहुंचना काफ़ी मुश्किल है। बेस कैंप से लगभग 3 दिन की कठिन पैदल यात्रा जिसमें आपको बेहद ऊंचे और पथरीले क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता है। घाटी में बहने वाली नदी को कई बार अलग अलग तरीकों से पार करना होता है। मौसम का स्वभाव हर वक्त बदलता रहता है, कभी भारी बारिश तो कभी भारी बर्फ। यह पूरा इलाका भूस्खलन प्रभावित है जहां हर वक्त खतरों से भरा हुआ है। यह 50 किलोमीटर लंबी घाटी आपके साहस को पल पल परखती है, पर इस महानदी के प्रति इस देश के लोगों की आस्था और उद्गम स्थान तक पहुंचने का प्रण हमें लेकर आया है भारत की महानतम नदी के उद्गम स्थान पर। और आज आप बनेंगे हमारे सहभागी इस गौरवमयी यात्रा के। यह है महान गंगा नदी का उद्गम स्थल। दोस्तों, आज हम हैं देवभूमि उत्तराखंड में और आज की यात्रा की शुरुआत हम कर रहे हैं गंगोत्री से। गंगोत्री से हम पहुंचने की कोशिश करेंगे भारत की सबसे पवित्र माने जाने वाली नदी माँ गंगा के उद्गम स्थान पर इस यात्रा को शुरू करने से पहले हम आपको मैप के माध्यम से कुछ जानकारी देते हैं ताकि आपको आसान हो हमारे इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने में। दोस्तों, वैसे तो आस्था की दृष्टि से गंगोत्री को गंगा नदी का उद्गम स्थान माना जाता है, पर गंगा नदी का मूल स्रोत है गंगोत्री ग्लेशियर का मुहाना, जिसे गंगा गौमुख कहते हैं, जो कि गंगोत्री से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और वहां पहुंचने में आपको 3 दिन का समय लगता है। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक गंगोत्री तक आप सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं, देहरादून या हरिद्वार से। गंगोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में लगभग 10,200 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और यह स्थान आस्था की दृष्टि से गंगा नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। पर हम गंगोत्री से आगे गंगा के मूल स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर के मुहाने तक पहुंचेंगे, जिसे गौमुख कहते हैं। गौमुख तक पहुंचने का कठिन सफ़र हम 3 दिन में पूरा करेंगे। पहले दिन हम गंगोत्री से चीरबासा पहुंचेंगे और वहां रात में कैंप करेंगे। फिर दूसरे दिन चीरबासा से भोजबासा, जहां हम दूसरी रात बिताएंगे, और फिर तीसरे दिन हम पहुंचेंगे अपने गंतव्य स्थान गौमुख पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सफ़र की गंगोत्री से आगे। आपको बता दें कि इस यात्रा के लिए आपको कुछ परमिट्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको गंगोत्री पहुंचने के लिए 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जो कि आप ऑनलाइन उत्तराखंड टूरिज़्म की वेबसाइट पर कर सकते हैं। और गौमुख, जो कि गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में मौजूद है, वहां प्रवेश के लिए आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिट लेना होता है, जो कि हर रोज़ इशू किए जाते हैं, हर रोज़ की क्षमता और मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर। इसके बिना आप इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। आप परमिट ऑनलाइन उत्तराखंड टूरिज़्म की वेबसाइट या पार्क के एंट्री पॉइंट पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमेशा किसी ट्रैकिंग एजेंसी या गाइड और पोर्टर के साथ ही प्रवेश करें। आपको आगे पता चलेगा कि यहाँ अकेले जाना खतरे से भरा हुआ है।
तो चलिए सबसे पहले हम पहुंचते हैं चीरबासा अपने पहले दिन की यात्रा पर गंगोत्री से। गंगोत्री ग्लेशियर की गहरी घाटी में हमने अपने पहले दिन की यात्रा की शुरुआत की, और क्योंकि हम गंगोत्री ग्लेशियर की घाटी में हैं इसलिए पूरे समय गंगा नदी, जिन्हें अभी भागीरथी कहा जाता है, वो पूरे समय हमारे साथ बहती रहती है, जिसे हमें कई बार पार करना पड़ता है अस्थायी लकड़ी के पुलों से। इसी वजह से यह यात्रा गर्मी के मौसम में की जाती है, क्योंकि बरसात में नदी का वेग इतना अधिक होता है कि उसे इस घाटी में पार कर पाना असंभव के बराबर है। और सर्दी में यहाँ बहुत घनी बर्फ़ की चादर होती है। हम रास्ते भर अपने पानी के बोतलों को भागीरथी यानी गंगा के शीतल ग्लेशियर जल से भरकर अपनी प्यास बुझाते रहे और आगे बढ़ते रहे। वैसे अभी तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस है, पर साथ ही तीव्र धूप भी है। ऊंचे स्थानों पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि आपके चेहरे और आपके स्किन को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो आपको ठंड और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। यह क्षेत्र आपदापूर्ण क्षेत्र है और बड़े बड़े चट्टान चारों तरफ फैले हुए हैं, जिन्हें हमें कठिनाई से पार करना होता है। गंगोत्री से चीरबासा, जो कि हमारा पहला दिन का कैंप है, उसकी दूरी लगभग 9 किलोमीटर है और यह सफ़र लगभग 4 से 6 घंटों में पूरा किया जाता है आपके चलने के वेग पर। आप दूर भागीरथी 1, 2 और 3 पहाड़ियों की चोटियां देख सकते हैं, जहां हम परसों पहुंचेंगे। उसी के तल में मौजूद है गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि स्रोत है गंगा नदी का। अभी फ़िलहाल जो आपको सामने दूर पाइन यानी चीड़ के पेड़ों का क्षेत्र दिख रहा है, वही है हमारा पहले दिन का कैंप। वहां पहुंचने के लिए हमें एक बार फिर भागीरथी यानी गंगा नदी को पार करना होगा। कुछ परमिट मिलने की देरी की वजह से हमने अपना सफ़र थोड़ा देर शुरू किया था। फिर भी हम लगभग 5 से 5.5 घंटे का सफ़र करते हुए
अब पहुंचने वाले हैं अपने पहले दिन के कैंप साइट पर, चीरबासा। इस कैंप को चीरबासा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पाइन ट्री बसते हैं, यानी चीड़ के पेड़ बसते हैं, मतलब चीरबासा। चीरबासा कैंप लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर है। इसका मतलब हम लगभग 1500 फीट ऊपर आ गए हैं गंगोत्री से। हमने चीरबासा के टेंट पर अपनी पहली रात बिताई। यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा कम नहीं था और इसकी वजह थी चीड़ के पेड़, क्योंकि यह घाटी में बहने वाली हवाओं को रोकते हैं और चीड़ के पेड़ से गर्मी भी मिलती है। सुबह उठते साथ ही आपको कई पर्वत आपके सामने नजर आते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर क्षेत्र में कई ऊंचे पहाड़ों की चोटियां आपके इर्द गिर्द होती हैं, जैसे भागीरथी 1, 2, 3, माउंट शिवलिंग, माउंट मेरू इत्यादि, जिनकी ऊंचाई 6,000 मीटर से भी ज़्यादा है। हमने अपने दूसरे दिन की यात्रा की शुरुआत कर दी है, जो कि चीरबासा से भोजबासा की तरफ है, जो कि हमारा दूसरे दिन का कैंप है। चीरबासा से भोजबासा की दूरी ज़्यादा नहीं है, लगभग 5 किलोमीटर, परंतु आपदाग्रस्त क्षेत्र और यहाँ भूस्खलन इत्यादि अधिक होने की वजह से हमें यहाँ थोड़ा धीरे चलना पड़ता है, वो भी पूरे प्रोटेक्शन के साथ। आप अभी थोड़ी देर में नोटिस करेंगे कि हमने सुरक्षा हेलमेट्स पहन लिए हैं अपने सर के ऊपर, ताकि ऊपर से आने वाले पत्थरों से हमारे सर का बचाव हो सके। इस ट्रेल पर कुछ जगहों को मार्क किया गया है रॉकफॉल जोन की तरह, यानी जहां लगातार पत्थर गिरते रहते हैं। उस स्थान पर हमें बड़ी सावधानी के साथ एक के बाद एक गाइड की निगरानी में उस जगह को पार करना होता है। पहले रॉकफॉल जोन को पार करने के बाद अब हम पहुंच रहे हैं दूसरे रॉकफॉल जोन के पास। परंतु यहाँ हमारी पत्थरों के साथ साथ मुलाकात होती है एक मैजेस्टिक हिमालयन पशु से, जिसे ब्लू शीप कहते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में भरल कहा जाता है। यह हिमालय के ऊंचे पर्वतों पर 2200 से 5500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यह भारत,
भूटान, चीन, नेपाल में पाए जाते हैं। यह बहुत ही सुंदर होते हैं और पहाड़ियों की ढलान पर आसानी से चल पाते हैं। वैसे इनकी संख्या अब धीरे धीरे घटती जा रही है और इनके बचाव के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। हम लगभग 4 से 5 घंटे का सफ़र कर भोजबासा की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जहां हमारा दूसरे दिन का कैंप होने वाला था। अभी आप पीछे हमारा भोजबासा का कैंप देख पा रहे होंगे और पीछे ऊपर एक नर भरल यानी मेल ब्लू शीप, जो कि शायद अपने झुंड का मुखिया है। और मानो ऐसा लग रहा है कि वह हमें कह रहा होगा कि मेरे राज्य में तुम्हारा स्वागत है, बस मेरे क्षेत्र को बचा कर रखना, मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर बनी हुई है। खैर, हम पहुंच गए भोजबासा कैंप पर, जो कि लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पर है, मतलब चीरबासा से लगभग 1000 फीट ऊपर। भोजबासा का नाम भोजपत्र से पड़ा है। यहाँ भोजपत्र यानी बर्च के पेड़ है। पुराने समय में भोजपत्र के पेड़ के छालों का इस्तेमाल कागज़ की तरह किया जाता था लिखने के लिए। कई पौराणिक ग्रंथ भोजपत्र पर ही लिखे गए थे। वैसे 2013 की आपदा के बाद यहाँ पेड़ पत्थरों के नीचे काफ़ी दब गए, कई गिर गए और कुछ काट दिए गए, जिसकी वजह से इनकी संख्या यहाँ काफ़ी कम है। वैसे अभी तक तो मौसम ने हमारा बहुत साथ दिया, पर शाम होते ही साथ हमें ऐसा लग रहा था कि मौसम का मिजाज बदल रहा है। और शाम होते साथ ही यह तूफान का रूप लेने लगी। जब हमने आधी रात को अपने टेंट से बाहर देखा तो पता चला कि यह एक बर्फ़ का तूफान है और चारों तरफ बर्फ़बारी हो रही है। हमने जैसे तैसे अपने स्लीपिंग बैग में रात बिताई और जब हम सुबह उठे तो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। ऊपर की ओर रास्ते की तरफ और ज़्यादा बर्फ़ होने की वजह से हमें अपनी यात्रा थोड़ी देर के लिए रोकनी पड़ी और अब हम यहाँ से आगे का सफ़र मौसम साफ़ होने के बाद ही कर पाएंगे। किस्मत से दोपहर होते साथ ही मौसम साफ़ हो गया और हमने अपनी आगे की यात्रा शुरू की। पर यहाँ एक दूसरे तरह की परिस्थिति हमारा इंतज़ार कर रही थी और वह यह थी कि यहाँ भागीरथी यानी गंगा नदी का बहाव काफ़ी तेज़ है और यहाँ का पाट काफ़ी चौड़ा है, तो इसे एक अस्थायी चरखी यानी पुली चालित ट्रॉली से पार किया जाता है, जो कि एक अस्थायी बनावट है।
दोनों ओर से कैंप में मौजूद अलग अलग ग्रुप के ट्रैकर्स और तीर्थ यात्री और कुछ पोर्टर्स इन्हें खींचते हैं ताकि लोग इस पार से उस पार जा सकें, जो कि काफ़ी मुश्किल और काफ़ी खतरों से भरा है। साथ ही यहाँ सुरक्षा के कोई उपाय नहीं है। इसमें एक समय पर 4 से 5 लोग ही पार कर सकते हैं। और दोनों तरफ आने जाने में पुली को लगभग 10 से 12 मिनट का समय लगता है, क्योंकि लोगों को इन्हें अपने हाथों के द्वारा खींचना पड़ता है। हमारे पूरे ग्रुप को यह पुली द्वारा संचालित ट्रॉली के साथ क्रॉस करने में लगभग 3 से 3.5 घंटे का वक्त लगा। खैर, हम भागीरथी नदी पार करने के बाद अब निकल पड़े गौमुख यानी गंगोत्री ग्लेशियर के मुहाने की तरफ, जो कि हमारा गंतव्य है आज के एपिसोड का। लेकिन यह रास्ता पिछले 2 दिनों के रास्तों से काफ़ी कठिन है और इसका मुख्य कारण है 2013 की आपदा, जिसे हिमालयन सुनामी भी कहा जाता था। और आपको याद होगा उस समय केदारनाथ वैली में काफ़ी बड़ा फ्लैश फ्लड आया था, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। वह घाटी भी इसी इकोसिस्टम का हिस्सा है और इसके पीछे तरफ ही है। गंगोत्री घाटी में भी भारी मात्रा में पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर नीचे आकर गिरे थे, जो कि अब स्थायी रूप से यहाँ मौजूद है। इतनी ऊंचाई पर और कम ऑक्सीजन के कारण इनको बार बार चढ़ना और पार करना काफ़ी मुश्किल है। हम धीरे धीरे गौमुख की तरफ बढ़ने लगे और यहाँ घाटी बहुत ही चौड़ी होती जाती है। अब कुछ देर में ही हम पहुंच जाएंगे उस स्थान पर जिसका आपको और हम सबको इंतज़ार है। दोस्तों, हम गौमुख के पास तो जाएंगे ही, पर पहले हम उसको आपको ऊंचाई से दिखाते हैं ताकि आप देख सकें कि गंगोत्री ग्लेशियर कितना विशाल है और इसका फैलाव कितना बड़ा है।
अभी आप सामने गंगोत्री ग्लेशियर को देख सकते हैं और वह गौमुख जहाँ से गंगा नदी निकल रही है। हम जाएंगे इसके पास, पर पहले इसकी विशालता दिखाने के लिए हम आपको ऊपर की ओर लेकर चलते हैं। अभी आप गंगोत्री ग्लेशियर नीचे देख सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर बाईं ओर से दाहिनी ओर तक अनंत की दिशा में फैली हुई है और उसके ऊपर मिट्टी और पत्थरों का भंडार है, जिससे कि बर्फ मिट्टी और पत्थरों से ढका हुआ नज़र आ रहा है। गंगोत्री ग्लेशियर कई छोटे बड़े ग्लेशियर्स का समूह है। इसमें रक्तवर्ण, चतुरंग और कीर्ति जैसे ग्लेशियर सहायक ग्लेशियर की भूमिका निभाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें 27 क्यूबिक किलोमीटर से ज़्यादा बर्फ जमा है। कई जगहों पर इसकी ऊंचाई 1000 फीट से भी ज़्यादा है। यह स्थान शिवलिंग, चौखंबा, मेरु, भागीरथी 1, 2 और 3 जैसे बहुत सुंदर पहाड़ी चोटियों से घिरा हुआ है। चलिए अब हम चलते हैं सीधे गौमुख की ओर। तो दोस्तों, यह है आपके सामने गौमुख, जो कि है गंगा नदी का मूल उद्गम स्थान, और यहाँ अभी गंगा नदी को भागीरथी कहा जाता है। यही है वह विशाल गंगोत्री ग्लेशियर का मुहाना, जहाँ से बर्फ पिघलकर गंगा नदी का रूप लेती है। भारत की सबसे पवित्र माने जाने वाली नदी गंगा, जो कि लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यह नदी इसी स्थान से अपनी यात्रा की शुरुआत करती है और इस स्थान पर इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। जब यह नदी पहाड़ों से नीचे बहते हुए देवप्रयाग पहुंचती है, तब वहाँ अलकनंदा नदी से इसका मिलन होता है। इन दोनों नदियों के मिलने से इसका नाम गंगा पड़ता है। इसके बाद यह ऋषिकेश से होते हुए समतल मैदान में हरिद्वार पहुंचती है। गंगा नदी भारत के 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के जीने का सहारा है। इसके किनारे हरिद्वार, प्रयागराज, काशी और पटना जैसे भारत के सबसे पुराने शहर बसे हुए हैं। अपने अंतिम सफ़र में यह बंगाल में गंगा सागर में समुद्र में मिल जाती है। पूरे देश का लालन पोषण करते हुए यह नदी लाखों साल से बह रही है, इसीलिए इसे गंगा माँ कहा जाता है। गौमुख के सामने बैठकर और इन बातों को सोचकर आपकी आंखें भर आती हैं और आप अपने भाग्य को सराहते हैं कि आपको यह दृश्य देखने को मिल पा रहा है।
इस स्वर्ग जैसे दृश्य को हम उन दर्शकों को समर्पित करते हैं जो कि किन्हीं कारणों से यहाँ या तो नहीं आ पाए हैं या नहीं आ पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि स्पॉटलाइट के माध्यम से वह भी इस स्थान को अपने आँखों के द्वारा अपने मन में समाहित कर पा रहे होंगे। वापस लौटते समय मन आस्था और कृतज्ञता से भरा हुआ था। एक नदी जिसका सिर्फ एक ही ध्येय है और वह है कि हमें जीवन प्रदान करना। क्या हम उसको अपना आभार लौटा पा रहे हैं? क्या हम एक छोटा सा काम कर पा रहे हैं जो कि इस नदी को अनंत अनंत तक जीवित रखने में मदद कर सके? वह है इसे स्वच्छ रखने की। शायद नहीं। गंगा नदी के आगे की यात्रा हम आपके सामने अपने अगले एपिसोड्स में लेकर आएंगे और आपके सामने महान नदी की महान यात्रा आपके समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।